गरीब भेलपुरी वाली की सफलता। रामचरण एक गरीब भेलपुरी वाला था। वो गांव में अपनी बीवी कमला और अपने 2 बच्चों के साथ रहता था और सुबह सुबह एक टोकरे में वो सारा सामान लेकर गली गली गांव-गांव भेलपुरी बेचा करता था और शाम को जो भी आमदन होती अपनी पत्नी कमला को दिया करता था। अरे कमला, कहाँ हो भाई? आ जाओ बाहर, मैं आ गया हूँ। लो पकड़ो आज की कमाई, और हाँ जल्दी से कुछ खाने को दो, मैं थक चुका हूँ। आती हूँ। आप हाथ पैर धो लीजिए, मैं अभी खाना लगाती हूँ। कमला अपने पति के सिर से टोकरा उतारती है और रामचरण द्वारा दिए गए पैसे लेकर घर के अंदर चली जाती है। रामचरण हाथ पैर धो के आता है तो कमला उसे गरम गरम खाना खिलाती है। दोनों बच्चे स्कूल जाते थे। रामचरण काम पे चला जाता था और कमला घर संभालती थी। काम से वापस आ रहा था तभी एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, जिसमें रामचरण की मौत हो गई। हे भगवान, ये तूने क्या किया? ये मुझे किन बुरे कर्मों की सजा मिली है? अब मैं क्या करूंगी? अपने बच्चों को कैसे अकेले पालूंगी भगवान? अभी कमला ये सब सोच ही रही थी तभी पड़ोस में रहने वाली श्यामा चाची उससे मिलने आती है और वो कमला से कहती है, रोना बंद कर, अब जो होना था सो तो हो गया। अब उठकर अपने बच्चों की फिक्र कर। चाची, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कमला की बात सुनकर श्यामा चाची उससे कहती है, अगर तू बुरा ना माने तो एक बात कहूं? हाँ चाची, कहो ना। मेरी चाय की टपरी के पास में जगह खाली है, वहाँ पर तू अपनी भेलपुरी लगा ले। 4 पैसे ही कमाएगी बेटा। कमला श्यामा चाची की बात मान लेती है और अगले ही दिन श्यामा चाची की दुकान के साथ भेलपुरी बनाने का एक ठेला लगा लेती है। अपने पति की तरह कमला भी बहुत अच्छी भेलपुरी बनाती है। उसकी भेलपुरी स्वादिष्ट होने के कारण उसका काम चल निकलता है। अब दूर दूर से लोग उसकी भेलपुरी खाने आने लगते हैं। कमला ने अपने ठेले का नाम रामचरण भेलपुरी का ठेला रखा था। धीरे धीरे कमला का काम इतना बढ़ गया था कि उसे एक भेलपुरी बनाने की फैक्ट्री खोलनी पड़ी और उसने कई कारीगरों को उसमें काम भी दिया। अब कमला लोगों को दुकान में भेलपुरी के अलावा पैकेट में भेलपुरी बनाकर भी बेचने लगी, जिससे कि उसके भेलपुरी की दूर दूर सप्लाई होने लगी और कमला की बनाई भेलपुरी रामचरण भेलपुरी के नाम से कई शहरों में बिकने लगी और कमला के बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। कमला इतनी कामयाब होने के बाद भी श्यामा चाची को नहीं भूली थी। एक दिन श्यामा चाची जब कमला से मिलने आई तो कमला ने श्यामा चाची से कहा, श्यामा चाची, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बुरे वक्त में अगर आप मुझे सही सलाह न देती तो आज मेरा ये हाल ना होता। मुझे आपके आशीर्वाद की और आपकी सलाह की उस समय बहुत जरूरत थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाची। कमला की बात सुनकर श्यामा चाची की आंखें भर आई और उन्होंने कमला को गले से लगा लिया। फ्लाइंग ऑटो। नंदनगर में सोमू अपना ऑटो चलाता था। वह बहुत ही मेहनती और मिलनसार था। वह अपने ऑटो में बैठने वाले सभी लोगों से बड़े ही प्यार से बातें करता था, उन्हें सही जगह और सही पैसे लेकर पहुंचाता था। भैया, यूनिवर्सिटी चलोगे? हाँ जी, जरूर चलेंगे। कितने पैसे लेंगे आप? जो मीटर से बन जाए। ठीक है, मगर जरा जल्दी पहुंचा देना, एग्जाम के लिए मुझे बहुत देर हो रही है। सोमू तेजी से ऑटो चलाकर उसे यूनिवर्सिटी पहुंचा देता है। उस इलाके के सभी लोग सोमू को फ्लाइंग ऑटो वाले के नाम से जानने लगे, क्योंकि वह ऑटो ऐसे चलाता था मानो कि ऑटो उड़ रहा हो। सोमू का काम सही चल रहा था। बाकी सभी ऑटो वाले उससे जलने लगे। ये सोमू का कुछ करना होगा, सारी सवारियां इसी के ऑटो में बैठती है। अरे हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो। एक दिन जब सोमू अपना ऑटो स्टैंड पर खड़ा कर कहीं काम पर चला गया तो एक ऑटो वाले ने उसके ऑटो की ब्रेक फेल कर दी। अब चला फ्लाइंग ऑटो, ऑटो रुकेगा ही नहीं, अब मजा आएगा। जब सोमू वापस आया तो ऑटो स्टैंड पर एक सवारी खड़ी थी। भैया, आर्मी स्टेशन कैंट चलोगे? जरा जल्दी है। भाई साहब, अगर जल्दी है तो सामने वाले ऑटो में बैठ जाओ, वो फ्लाइंग ऑटो है, समय से पहुंचा देगा। हाँ हाँ,
आइए सर, मैं आपको समय पर पहुंचा दूंगा। बस आप ये अपना बड़ा पैकेट ऑटो के पीछे बांध दीजिए। और सोमू सवारी को ऑटो में बिठा अपनी स्पीड पकड़ लेता है और स्टेशन कैंट की ओर चल पड़ता है। बाकी सभी ऑटो वाले उसके जाते ही हंसने लगते हैं। अब आएगा मजा, जब ऑटो रुकेगा ही नहीं। अब फ्लाइंग ऑटो खत्म। आधे रास्ते में आते ही जैसे ही सोमू ने स्पीड कम करने की कोशिश की तो वह देखता है कि ब्रेक तो लग ही नहीं रहे। अरे अरे, मेरे ऑटो को क्या हो गया? मेरी ब्रेक क्यों नहीं लग रही? तभी वह आदमी कहता है, क्या हुआ भैया ऑटो वाले, तुम्हारी तो स्पीड कम नहीं हो रही, एक्सीडेंट करोगे क्या? अरे अरे नहीं सर, ऐसा नहीं है, आप फिक्र ना करें, मैं आपको सही सलामत पहुंचा दूंगा। सोमू ऑटो को गलियों से निकालकर एक खुली सड़क पर ले आता है। तभी ऑटो में बैठी सवारी बोलती है, अरे भैया ऑटो वाले, तुम फिक्र न करो, मैं अभी पीछे बंधा पैराशूट खोल देता हूँ। क्या कहा सर, पैराशूट? हाँ हाँ, पैराशूट। तुम्हें पता नहीं मैं आर्मी में हूँ और अपना पैराशूट लेकर कहीं जा रहा था। और उसने ऑटो में बैठे बैठे ही हाथ बाहर निकालकर पैराशूट की रस्सी खोल दी और पैराशूट के खुलते ही हवा का दबाव कम होने से ऑटो की स्पीड कम हो गई और ऑटो रुक गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। भैया धन्यवाद तो आपका भी, आप सबको सही समय पर पहुंचाते हैं ना, लेकिन बाकी लोगों से सावधान रहे। सोमू उस आदमी का धन्यवाद करता है और अपना ऑटो सही कराकर फिर से चलाने लगता है और फ्लाइंग ऑटो खत्म नहीं होता। पेट्रोल चोर। नैयापुर गांव में एक दिन मंगत नाम का एक व्यापारी बाहर गांव से चटाई बेचने आता है। उसके पास एक पुरानी मोटरसाइकिल थी जो बहुत ही ज्यादा पेट्रोल पीती थी। वह अपनी मोटरसाइकिल पर सामान रख गांव में बेचने आता था। चटाई ले लो चटाई, रंग बिरंगी चटाई। अरे ओ चटाई वाले, चटाई तो देना। तुम्हारी चटाई तो बहुत अच्छी है, मुझे 5 दे दो। बहन जी, आज सारा माल खत्म हो गया है। आज तो मेरे पास अभी 2 ही चटाइयाँ हैं। अगर आप कहें तो मैं कल 3 नई चटाइयाँ लेकर यहाँ पहुँच जाऊँगा। हाँ हाँ ठीक है, हमें कोई जल्दी नहीं है। मंगतराम अगले दिन 3 चटाई लेकर उनके घर पहुँचता है और देखता है कि घर में कोई नहीं है और घर के बाहर एक बड़ी गाड़ी खड़ी है। बार बार घंटी बजाने के बाद भी घर से बाहर कोई नहीं निकलता। लगता है कोई नहीं है घर में, कल आऊंगा। उसी वक्त अचानक मंगत की मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो जाता है। लगता है आज भी इसका पेट्रोल खत्म हो गया। अभी तो कोई बिक्री भी नहीं हुई, घर कैसे जाऊं? मंगत राव वहां खड़ी गाड़ी में पाइप डालकर पेट्रोल निकाल लेता है। यह तो बड़ा अच्छा आइडिया है, पेट्रोल खरीदने की जरूरत ही नहीं है। और फिर वह अगले दिन से यही करने लगा। जो भी गांव वाला घर नहीं होता वह उसकी गाड़ी से चुपचाप पेट्रोल निकाल लेता। ये ठीक है, मेरी चटाइयाँ भी बिक जाती हैं और आने जाने का पेट्रोल भी मिल जाता है। गांव के लोग परेशान होने लगे। अरे भाई, हमारे गांव में ये पेट्रोल चोर कौन है? जितना भी पेट्रोल डालो अगले दिन खाली हो जाता है। हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो। गांव वाले चोर को पकड़ने की तरकीब बनाते हैं और सभी गाड़ियों को एक जगह खड़ा कर देते हैं और हर गाड़ी में पेट्रोल की जगह पक्का रंग डाल देते हैं। तभी मंगतराम वहां आता है। अरे भाई, आज सबकी गाड़ियां एक साथ क्यों खड़ी हैं? कल यहाँ गाड़ियों की एक प्रतियोगिता होने वाली है, इसीलिए सब यहाँ लाइन से खड़ी हैं। मंगतराम सोचता है, फिर तो ये सभी पेट्रोल से भरी होंगी। आज रात बड़ी बोतल लाऊंगा और सबका तेल निकाल लूंगा। मेरे कई दिन निकल जाएंगे ऐसे। रात में जब मंगल तेल निकालता है तो उसके सारे मुंह और कपड़ों पर पक्का रंग चढ़ जाता है। एक गांव वाला उसे देखकर शोर मचाता है, और पकड़ो पकड़ो चोर, पकड़ो पकड़ो पेट्रोल चोर। गांव वाले चटाई वाले की खूब पिटाई करते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं चोरी करना बुरी बात है। बांस चिकन बिरयानी वाला। वसीम और जमाल 2 दोस्त थे। वह दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे।
एक ही साथ जंगल में बांस काटने के लिए जाते थे और रोज बांस लाकर बाजार में बेच दिया करते थे। वसीम भाई, आज हम दोनों जंगल के दूसरी तरफ नदी के उस पार जाएंगे। सुना है उधर बहुत बड़ी और लंबा बांस मिलता है। अच्छा जमाल, हम जा सकते हैं, लेकिन अगर नदी में बहाव ज्यादा हो गया तो हम वापस नहीं आ सकेंगे। अरे वसीम भाई, उससे पहले ही हम आ जाएंगे ना। चलो चलो, जल्दी चलो। ऐसा सोचकर दोनों दोस्त नदी पार करके जंगल के उस पार चले जाते हैं। दोनों मिलकर ढेर सारे बांस काटते हैं। बड़े बड़े लंबे बांस के पेड़ थे, इसीलिए सारे बांस इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन कुछ ही देर में बारिश होने लगी और धीरे धीरे से नदी में पानी का बहाव बढ़ने लगा। जब जमाल और वसीम गांव जाने के लिए नदी के पास आए, भाई जमाल, अब देखो क्या हुआ। नदी में पानी बढ़ गया है। अब हम उस पार नहीं जा सकेंगे। हाँ भाई, हम एक काम करेंगे, बारिश रुकने तक यहीं पर रुकेंगे। लेकिन उस रात को बारिश रुकने की नाम ही नहीं लिया। दोनों एक पेड़ के नीचे जंगल में ही सो गए। जब दोनों सुबह उठे, नदी में पानी कम हो चुकी थी। जब दोनों गांव वापस आए तो ये देखकर चौंक जाते हैं कि उन दोनों का घर बारिश की वजह से टूट जाते हैं। अरे वसीम भाई, ये क्या हो गया। अब हमारे पास घर भी नहीं है और खाना पकाने के लिए सामान भी नहीं है। आज से हम क्या खाएंगे। तुम घबराओ मत जमाल, हमारे पास बांस है ना, हम उसी से काम चला लेंगे। जब दोनों बांस बेचने के लिए मार्केट गए, वहां पर भी तूफान और बारिश की वजह से सारे दुकान बंद थे। उन दोनों को क्या करना था समझ में नहीं आया। तभी वसीम ऐसा बोला, जमाल, हम एक काम करेंगे, हम इस बांस में बांस की बिरयानी बनाएंगे। घर में जो कुछ भी बचे चावल और सामान है ना, हम उसी से बिरयानी बनाकर खाएंगे। चलो। आइडिया आते ही जमाल और वसीम बांस की बिरयानी बनाने में लग जाते हैं। बांस में चावल, चिकन, मसाले डालकर आग पे सेकने लगे। कुछ देर के बाद जब बांस पूरी तरह जल गई, तब वसीम और जमाल बांस में से बिरयानी निकालकर खाते हैं। अरे वाह वसीम, बिरयानी तो स्वादिष्ट है, लाजवाब है। जमाल, मैंने बिरयानी बनाना मेरे दादा से सीखा है। वसीम भाई, वैसे भी बारिश की वजह से हम बांस बेच तो नहीं सकते, क्यों ना हम बांस का बिरयानी बनाकर बाजार में बेचें। ऐसा सोचे और तुरंत बाजार में एक बांस की बिरयानी बनाने वाली ठेले को खोलते हैं। उनका स्वादिष्ट बिरयानी बहुत फेमस हो जाती है। वहाँ पर खाने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। अरे वाह भाई, आपका बांस की बिरयानी का तो जवाब ही नहीं है। कुछ ही महीनों में वसीम और जमाल मार्केट में अपना एक होटल भी खोलते हैं और खूब पैसे कमाने लगे। कुत्तों का ट्रक। चंपक कुत्तों को पकड़ने वाला ट्रक चलाता था। उसका ट्रक सरकार ने उसे इस काम को करने के लिए दिया था। महीने में 2 बार उसे करीब 50 कुत्ते पकड़कर इंजेक्शन लगवाने के लिए दफ्तर ले जाने होते थे। चंपक कुत्ते पकड़ने में माहिर था और वो आसानी से खतरनाक और खूंखार कुत्ते पकड़ लेता था। इसलिए दफ्तर में सब लोग उसकी बात मानते थे। एक दिन उसके ऑफिसर ने उससे कहा, अरे चंपक, शहर के पास बेलापुर नाम का एक छोटा सा कस्बा है। उस कस्बे से कुत्तों के काटने की बहुत शिकायतें आ रही है। तुम वहां चले जाओ और कुत्ते पकड़ कर ले आओ। अरे साहब, इतनी दूर? अगर कई दिन लग गए पकड़ने में तो मुझे कुछ दिन वहीं रहना होगा। इसका खर्चा कौन उठाएगा? अरे तुम्हें इसके पैसे मिल जाएंगे, पर पहले कुत्ते तो पकड़ कर लाओ। चंपक बेलापुर चला गया। अरे, ये बेलापुर तो बहुत सुंदर जगह है, यहाँ कुछ दिन तो रहूँगा ही रहूँगा। चंपक ने वहाँ रहना शुरू किया, पर वहाँ उसने एक भी कुत्ता नहीं पकड़ा। एक दिन वहाँ का सरपंच चंपक के पास आया। अरे भाई चंपक, तुम्हें यहाँ आए कई दिन हो गए हैं, तुमने एक भी कुत्ता नहीं पकड़ा। तुम जानते हो ना कि तुम्हारे अफसर का मुझे फ़ोन आया है, मुझे उन्हें सच्चाई बतानी ही होगी। अरे जल्दी क्या है सरपंच जी, अब मैं आ गया हूँ ना, आप लोग चिंता ना करें, मैं सभी कुत्ते पकड़कर ले जाऊँगा।
अरे बेटा, सभी लोगों को परेशानी हो रही है। ये कुत्ते आए दिन किसी न किसी को काट लेते हैं। अच्छा, पकड़ता हूँ, पर आपको मुझे इसके बदले में कुछ देना होगा। क्या कहा? हमें कुछ देना होगा? क्या क्या चाहिए तुम्हें? देखिए सरपंच जी, आपके यहाँ के कुत्ते बहुत खूंखार और तेज हैं। इन्हें पकड़ने के लिए मुझे खूब मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मुझे 5,000 रुपये दे दें तो ये काम जल्द हो जाएगा। लेकिन अगर हम तुम्हें पैसे ना दें तो फिर कुछ दिन और रहिए इन कुत्तों के बीच। अच्छा, तो ठीक है, मैं कल सुबह तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम्हें कल ही कुत्ते पकड़ने होंगे। अगले दिन सुबह ही सरपंच चंपक के पास आ गया। आइए सरपंच जी, पैसे लाए हैं ना? हाँ लाया हूँ, लेकिन देगा कोई और ही। अरे कोई भी दे, मुझे तो बस पैसों से मतलब है। तभी चंपक का अफसर वहाँ आ गया और उसने चंपक की खूब डांट लगाई। चंपक, ये लालच में पड़कर तुमने जो काम किया है, इसके लिए मैं तुम्हें नौकरी से निकाल सकता हूँ। हमें एक और आदमी मिल गया है जो कुत्ते पकड़ने में तुमसे भी ज्यादा तेज है। साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं आइंदा कभी रिश्वत नहीं मांगूंगा। और चंपक ईमानदारी से अपने काम करने में लग गया। सीमापुर गांव में मोहन नाम का एक हलवाई था। उसकी मिठाइयाँ और पकवान बहुत ही मशहूर थे। एक दिन उसके दोनों बच्चे स्कूल से वापस उसकी दुकान पर आते हैं। पापा, आज पिंकी को क्लास में डांट पड़ी। और पापा, आज रिंकू को भी खूब डांट पड़ी है। ठीक है, तुम लोग लड़ाई बंद करो और घर जाकर अपनी माँ से कहना रसगुल्ले के लिए चाशनी तैयार रखे। मोहन शाम को घर पे चाशनी लेने आता है। अरे ये क्या, तुमने अभी तक चाशनी नहीं बनाई? क्या हुआ तुम्हें? अजी सुनते हो, मैंने कितनी बार आपसे कहा एक छोटा सा कूलर ही लगवा दो। इतनी गर्मी में रसोई में काम करना बड़ा ही मुश्किल है मेरे लिए, मुझसे नहीं होगा। मजबूर होकर मोहन अपनी पत्नी के लिए कूलर ले आता है और उसकी पत्नी कूलर की ठंडी हवा में बैठकर खूब काम करती है। एक दिन जब बच्चे खेल रहे होते हैं, तभी उसकी बेटी के हाथ से 10 रुपए का नोट उड़कर कूलर में फंस जाता है। लेकिन ये क्या, कूलर में से तो हजारों रुपए के नोट निकलने लगते हैं। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। अरे, लगता है ये जादुई कूलर है। 10 की जगह 1000 रुपए, हमारी तो लॉटरी ही लग गई। उनकी एक पड़ोसन वहाँ छुपकर ये सब देख रही थी। भाभी, एक कटोरी शक्कर मिलेगी क्या? हाँ, क्यों नहीं, अभी लेकर आती हूँ। अगले दिन जब पड़ोसन शक्कर वापस देने जाने लगती है तो उसकी सास उससे कहती है, अरे बहू, इस शक्कर में कुछ नशे की दवा मिला दे, ये सब सो जाएंगे और फिर हम पैसों वाला कूलर ले उड़ेंगे। मोहन की पत्नी उस शक्कर से चाशनी बनाती है। जहरीली चाशनी की मिठाई खाकर गांव वाले बीमार पड़ने लगते हैं। मोहन भी बीमार हो जाता है। गांव वाले उसकी दुकान को बंद करवा देते हैं। बच्चों की माँ, हम लोग तो बर्बाद हो गए, हमारी दुकान बंद हो गई, अब हम क्या करेंगे? आप फिक्र क्यों करते हो जी, हमारे पास पैसे देने वाला कूलर जो है। हाँ पापा, कूलर से तो पैसे मिलते रहेंगे। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन चाहे कुछ भी हो, बेशक हमारे पास ये जादुई कूलर है, लेकिन फिर भी मैं पूरी मेहनत और लगन से पैसे कमाऊंगा और हमारा घर तो ईमानदारी और मेहनत के पैसे से ही चलेगा। एक रात जब मोहन और उसका परिवार सो रहे थे, तभी उनकी पड़ोसन और उसकी सास कूलर चुराकर ले जाते हैं। वाह जी वाह, अब आएगा मजा, हम भी रातों रात अमीर हो जाएंगे। लेकिन ये क्या, जैसे ही वो दोनों कूलर में नोट डालती हैं, कूलर से आग बरसने लगती है। अरे ये क्या कर दिया पगली, तूने ठीक से इसमें नोट ही नहीं डाले होंगे, हाय मैं मर गई। उन दोनों की ये हालत देखकर कूलर से आवाज आती है, तुम दोनों सास बहू लालची हो, इसीलिए तुम्हें ये फल मिला है। दोनों सास बहू को सबक मिल चुका था। वो दोनों रातों रात जाकर कूलर मोहन के घर में लगा देती हैं और अगले दिन सुबह अपनी गलती मान लेती हैं। अब गांव वालों को सच्चाई का पता चल जाता है और वो मोहन को उसकी दुकान खोलने देते हैं। साइकिल जूस वाला।
राम कुमार गांव से शहर अपनी पत्नी के साथ काम की तलाश में आता है। वो बहुत मेहनती था, इसलिए उसे एक जूस फैक्ट्री में काम मिल जाता है। राम कुमार बड़ी मेहनत और लगन से जूस फैक्ट्री में काम करने लगता है। जूस फैक्ट्री का मालिक बहुत अच्छा था। वो राम कुमार और उसकी मेहनत की हमेशा दाद दिया करता था। भाई राम कुमार, एक काम करो, ये पैसे जाके बैंक में जमा कराया ना, और उसके बाद आकर के ये जूस वाली मशीन भी देख लेना, ठीक है? जी सेठ जी, मैं सब देख लूँगा, आप फिक्र ना करें। धीरे धीरे राम कुमार फैक्ट्री का सारा काम समझ जाता है और वो अच्छा जूस बनाना भी सीख लेता है। देखो जी, आप इस तरह से पैदल जाते हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। इस बार तनख्वाह आने पर आप एक छोटी सी साइकिल क्यों नहीं ले लेते? एक दिन तनख्वाह मिलने पर राम कुमार की पत्नी ने राम कुमार से कहा, अच्छा, तो तनख्वाह मिल गई तो इस बार तो साइकिल ले ही लो। हाँ हाँ ठीक है सरला, मैं साइकिल ले लूँगा। और राम कुमार एक नई साइकिल लेकर आ जाता है और अब वो उसी साइकिल से घर से फैक्ट्री जाने लगता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दुर्घटना में फैक्ट्री मालिक की मौत हो जाती है। सभी लोग बड़े दुखी होते हैं, लेकिन सबको असली दुख तो तब होता है जब फैक्ट्री मालिक का बेटा फैक्ट्री बंद करने की बात कहता है। देखो दोस्तों, आप लोगों ने पिताजी का बहुत साथ दिया और काफ़ी अच्छा काम भी किया है, लेकिन ये जूस की फैक्ट्री अब मैं बंद कर रहा हूँ क्योंकि मैं सब कुछ बेचकर विदेश जा रहा हूँ। आप लोगों के जितने पैसे बनते हैं उससे ज़्यादा पैसा देकर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और इस तरह वो सभी लोगों को जितने पैसे बनते हैं उतने देकर फैक्ट्री बंद कर देता है। राम कुमार बड़े दुखी मन से घर वापस आता है। उसे दुखी देखकर उसकी पत्नी पूछती है, अरे क्या हुआ, आज आप जल्दी घर आ गए? बहुत परेशान नजर आते हो, बात क्या है? राम कुमार उसे सारी बात बताता है। राम कुमार की बात सुनकर उसकी पत्नी उससे कहती है, आप परेशान क्यों होते हैं? हमारे पास साइकिल है ना, और जूस भी आप कितना अच्छा बना लेते हैं। एक मशीन खरीद लेते हैं, उसे साइकिल पर लगाकर गली गली जाकर जूस बेचना। गर्मी का मौसम है, हर कोई खरीदेगा। मुझे पूरा विश्वास है सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप कोशिश तो करिए। राम कुमार वैसा ही करता है। वो अपनी साइकिल पर एक जूस बनाने की मशीन लगा लेता है और गली गली घर घर गांव गांव जाकर जूस बेचने लगता है। उसके बनाए जूस की सभी लोग तारीफ करते हैं। उसका काम चल निकलता है। वो साइकिल से एक दुकान और दुकान से जूस की एक फैक्ट्री बना लेता है और अपने सभी साथी कर्मचारियों को अपने साथ काम में रख लेता है। सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं। अरे राम कुमार भैया, तुमने तो हम लोगों को एक नई जिंदगी दे दी है। साइकिल पे जूस बेच बेच कर ये फैक्ट्री खड़ी कर ली है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, हम तुम्हारी मेहनत के आगे नतमस्तक हैं। अरे नहीं किशोर भैया, ये सब तो आप लोगों का साथ और आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से है। मैं तो अपनी साइकिल का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसने मेरी गरीबी में मेरी मदद की और मुझे एक साइकिल जूस वाले से एक जूस फैक्ट्री का मालिक बना दिया। देखा, मैंने कहा था ना, हमें सफलता जरूर मिलेगी।